हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग विश्व इतिहास की क्लास में आर्थिक मंदी के बाद एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। इटली में फांसीवाद का उदय, जिसका नेतृत्व मुसोलिनी ने किया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद की स्थिति को देखा जाए बच्चों, तो प्रथम विश्व युद्ध की क्षतिपूर्ति का मसला हो या फिर विभिन्न प्रदेशों की प्राप्ति का मसला हो, पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान विभिन्न ऐसे मसले थे जिनको लेकर विभिन्न राष्ट्रों के मध्य असंतोष था, आक्रोश था कि उन्हें काफ़ी मात्रा में क्षतिपूर्ति की राशि को लौटाना पड़ रहा है या फिर उचित प्रदेशों की उनको प्राप्ति नहीं हुई है। इसी दौरान कुछ समय बाद जब संपूर्ण विश्व को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा, तो उसके जो परिणाम विभिन्न देशों पर प्रभाव पड़े, उसके आर्थिक हानि उठानी पड़ी विभिन्न देशों को। तो उन सब चीज़ों की, उन परिस्थितियों के दौरान वहाँ की जो तत्कालीन सरकार थी, जैसे कि इटली की स्थिति देखें हम, तो इटली में जो गणतंत्रीय सरकार थी, वहाँ का राजा विक्टर एमेनुएल तृतीय था। तो उस तरह से उसने इन परिस्थितियों में जिस प्रकार से उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाया, संपूर्ण स्थिति को सही करने पर उचित ध्यान नहीं दिया, तो इसको लेकर वहाँ की जो जनता थी इटली की, उनमें असंतोष था कि हमारी सरकार इन परिस्थितियों का सही ढंग से सामना करने में सक्षम नहीं रही है। तो वो लोग एक ऐसी सरकार चाहते थे कि जो इन सभी समस्याओं को सुलझा सके। ऐसी स्थिति में इन दुष्प्रभावों के दौरान इटली में सर्वसत्तावादी सरकारों को स्थापित होने का मौका मिला। सर्वसत्तावादी सरकारें इस प्रकार थी कि इनमें इनकी प्रमुख विशेषताएं थी: एक दलीय शासन प्रणाली, गुप्त पुलिस प्रणाली, सीमित स्वतंत्रता, कठोर सेंसर व्यवस्था। इस प्रकार की शासन प्रणालियों की प्रमुख विशेषताएं थी। और ये जो सरकारें थी, ये जो लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली होती हैं, इनकी पूर्णतः विरोधी थी। आधुनिक काल में यदि हम इटली और जर्मनी की स्थिति देखें, तो इन दोनों देशों में इस तरह की सर्वसत्तावादी सरकारों की स्थापना हुई, जिसे इटली में फांसीवादी सरकार कहा गया और जर्मनी में नाजीवादी सरकार के नाम से जाना गया। इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में सरकार की स्थापना हुई, वहीं जर्मनी में हिटलर ने नाजीवादी विचारधारा का नेतृत्व संभाला। इस तरह से ये एक इंट्रोडक्शन है कि किस तरह से फांसीवादी विचारधारा का किन कारणों से शॉर्ट में कि इटली में इनकी स्थापना हुई। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों आगे कि आखिर ऐसे कौन से कारण थे कि जिनके फलस्वरूप इटली में फांसीवाद को उदय होने को प्रोत्साहन मिला और इटली में गणतंत्रीय शासन प्रणाली को समाप्त करके एक नए प्रकार की शासन प्रणाली स्थापित हुई। तो सबसे पहला कारण है जिसमें हम देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली में फासिस्टवादी या फांसीवादी विचारधारा का उदय हुआ। केटल भी मानता है कि प्रारंभ में इस विचारधारा का उदय इटली में एक प्रवृत्ति के रूप में हुआ, लेकिन बाद में एक सिद्धांत और उसके बाद एक विशिष्ट प्रकार की शासन प्रणाली के रूप में यह विकसित होता चला गया और काफ़ी लंबे समय तक फासिस्टवादी सिद्धांत वाली सरकार ने वहाँ पर शासन किया। तो हम देखते हैं कि किन कारणों ने फांसीवादी विचारधारा के उदय में प्रमुख भूमिका निभाई। पहला कारण है पेरिस शांति सम्मेलन से निराशा। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और उसके बारे में बाद में पढ़ा कि पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान किस प्रकार युद्ध रुकने के बाद मित्र राष्ट्रों ने आपस में एक सम्मेलन किया, जिसमें जर्मनी जैसे देशों पर क्षतिपूर्ति की भारी राशि लादी गई और कई देशों को युद्ध के बाद कुछ क्षेत्र देने का वादा किया गया। इस तरह से विभिन्न देशों के मध्य एक शांति समझौता हुआ था, जिसे हम पेरिस शांति सम्मेलन के नाम से जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में यदि इटली की स्थिति देखें, तो उसने मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में भाग लिया था और 1915 में जब लंदन में गुप्त समझौता हुआ, इसकी वजह से इटली ने मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में शामिल हुआ। इस दौरान उसको ऑस्ट्रिया का सामना करने का कार्य सौंपा गया। तो उसने जून 1918 में फ्रांस और इंग्लैंड की सेना की मदद से ऑस्ट्रिया की सेना को परास्त किया। उसने अपना कर्तव्य पूरा निभाया। इस संधि के अनुसार इटली को टेनेट्रिनो, ट्रिस्ट, इस्ट्रिया, फ्यूम
के अलावा डोलमेशिया का तटीय क्षेत्र, बेनर के दर्रे तक टिरोल क्षेत्र, अल्बानिया का क्षेत्र आदि दिए जाने थे। लेकिन जब यह संधि हुई तो विल्सन इन वादों से मुकर गया और उन्होंने इटली को ये सभी क्षेत्र, इनमें से कुछ क्षेत्र देकर अपने वादे को पूरा करने से मना कर दिया। इटली को केवल टेनिट्रिनो, डोलमेशिया के तट के कुछ भाग और दक्षिणी टिरोल से ही संतुष्ट करना पड़ा। इन सब जो फैसले हुए थे पेरिस शांति सम्मेलन में, इससे इटली के निवासी जो थे उनमें काफ़ी असंतोष था, क्योंकि फ्यूम के क्षेत्र से इटली वासियों का काफ़ी लगाव था और जब वो क्षेत्र उनको नहीं मिला तो उसका फ़ायदा उठाकर द एनजीजियो नामक एक जो इटली का कवि था उसने फ्यूम क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। जो फासिस्टवादी विचारधारा के लोग थे वो इस कवि के साथ थे। तो युद्ध के जो सभी सैनिक थे वो सभी फासिस्टवादी पार्टी में मिल गए। लोगों में जो तत्कालीन गणतंत्रवादी सरकार थी जिसने इस संबंध में कोई फैसला नहीं लिया था, उसके प्रति आक्रोश उत्पन्न हुआ। इस तरह हम देखते हैं बच्चों कि 1919 में जो शांति सम्मेलन हुआ उससे इटली के सम्मान को जो झटका लगा, उससे ही लोग फासिस्टवादी विचारधारा के संपर्क में आए और उसके प्रति उनमें लगाव उत्पन्न हुआ। दूसरा कारण है युद्धोपरांत आर्थिक असंतोष की भावना। वर्साई की संधि के बारे में हम पढ़ा उसमें उस संधि के द्वारा इटली को कुल 9000 वर्ग मील का क्षेत्र प्राप्त हुआ था और इसके फलस्वरूप वहाँ की जनसंख्या में 16 लाख की वृद्धि हुई। लेकिन दूसरे पक्ष को यदि हम देखें तो इटली को धन की, जन की काफ़ी हानि हुई थी, काफ़ी लोग मारे गए थे और लगभग इटली को 12 अरब डॉलर का आर्थिक नुकसान हुआ था और काफ़ी उसकी अधिक संपत्ति नष्ट भी हुई थी। इस जो इतनी धनराशि खर्च हुई, इसके अनुपात में जो उसको प्रदेश प्राप्त हुए थे वो काफ़ी कम थे। इटली का जो राष्ट्रीय व्यय था वो काफ़ी बढ़ गया था, उद्योग धंधे काफ़ी नष्ट हो गए थे और इतनी अधिक जनसंख्या के बढ़ने से क्या हुआ बच्चों, वहाँ पर बेरोजगारी बढ़ने लगी, इटली का विदेशी व्यापार कम हो गया और इस तरह से जब इतने क्षेत्र प्राप्त होने के बाद भी इटली को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ और आर्थिक कष्ट जो थे उससे जनता काफ़ी परेशान होने लगी। अब जनता ऐसे शक्तिशाली शासन की कामना करने लगी जो उनको ऐसे सभी आर्थिक कष्टों से मुक्ति दिलाए। ऐसे समय में इटली में जब फासिस्टवादी विचारधारा इन सभी कष्टों को दूर करने का वचन दे रही थी तो लोगों का इस ओर आकर्षित होना काफ़ी आसान हो गया। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रीयता पर आघात। 19वीं शताब्दी में यूरोप में उस तरह का समय चल रहा था बच्चों जब सभी जो देश थे वो अपने साम्राज्य विस्तार के लिए प्रयास कर रहे थे, अपनी आर्थिक समृद्धि के लिए प्रयास कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में इटली ने भी अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए ट्यूनिस पर अधिकार करना चाहा, लेकिन 1881 ईस्वी में जर्मनी ने की प्रेरणा से फ्रांस ने उस पर अधिकार कर लिया। इसके बाद इटली ने अबिसिनिया पर अधिकार करने का प्रयास किया, लेकिन अबिसिनिया ने 1896 में अडोवा के युद्ध में इटली को परास्त किया। इस पराजय से इटली की जो जनता थी उसके आत्मसम्मान को काफ़ी झटका लगा, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में इटली मित्र राष्ट्रों की ओर से युद्ध में शामिल हुआ था, लेकिन उसके बाद भी उसकी मांगों को पूरा नहीं किया गया और उसको मनचाहे प्रदेश नहीं दिए गए। ऐसी स्थिति में जनता को यह लगा कि इन सब परिस्थितियों के लिए जो इटली में वर्तमान कार्यरत गणतंत्री सरकार है वो पूर्ण रूप से दोषी है। अब वो एक ऐसी सरकार चाहते थे कि जो उनकी राष्ट्रीय आकांक्षाओं को पूरा कर सके, उनके आत्मसम्मान को वापस लौटा सके और उनको विश्व में एक सम्मानजनक स्थान दिला सके। इन्हीं परिस्थितियों में फासिस्टवादी दल को जनता का समर्थन मिला। अगला पॉइंट है हीगल के सिद्धांतों का प्रचार। हीगल एक प्रमुख राजनीतिक विचारक था, उसका जन्म इटली में हुआ था और उसके विचार बहुत ही उग्र थे। वो राज्य को सर्वोपरि मानते हुए उसने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। वो ये मानता था कि राज्य
और नागरिक के अधिकारों के मध्य कभी संघर्ष नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति के वही अधिकार हो सकते हैं जो उसको राज्य द्वारा प्रदान किए जा सकते हैं और मनुष्य राज्य के आदेशों का पालन करके ही उन्नति कर सकता है। इस तरह से हम देखते हैं कि हीगल राज्य को प्राथमिकता देता है और यही समानता हमें फासिस्टवादी दर्शन में भी देखने को मिलती है। हीगल के इस दर्शन का जेंटिल और प्रेजोलिन नामक दो विद्वानों ने इटली में खूब प्रचार प्रसार किया। इस सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के द्वारा ही इस बात की प्रतिष्ठा स्थापित हुई इटली में कि व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है, राज्य सर्वोपरि है। इसके फलस्वरूप फासिस्टवादी दर्शन को इटली में विकसित होने में सहायता मिली, क्योंकि दोनों के सिद्धांतों में काफ़ी हद तक समानता थी। अगला पॉइंट है साम्यवाद का प्रचार। यदि हम वस्तुस्थिति देखें तो जो फासिस्टवादी दर्शन था वो साम्यवाद का एक तरह से विरोधी था, लेकिन दूसरे पक्ष को यदि देखें तो इटली में फासिस्टवादी विचारधारा के विकास का होने में साम्यवादी विचारधारा का काफ़ी सहयोग रहा। विश्व युद्ध के बाद जब इटली में असंतोष और निराशा का वातावरण छाया हुआ था, तो ऐसी स्थिति में मार्क्सवाद और समाज साम्यवाद के उदय से किसानों और मजदूरों में उग्र राष्ट्रीयता की भावना का उदय हुआ और इटली में जगह जगह पर साम्यवाद का असर दिखने लगा। कई साम्यवादी दल स्थापित होने लगे और 1919 के जो चुनाव हुए उसमें साम्यवादियों को काफ़ी स्थान प्राप्त हुए। लेकिन उसी दौरान साम्यवाद के साथ साथ इटली में फासिस्टवादी विचारधारा को भी समान प्रोत्साहन मिल रहा था। ऐसे में जनता ने साम्यवाद को समर्थन न देकर फासिस्टवादी विचारधारा को समर्थन दिया, क्योंकि जनता को आशा थी कि इसी के सहारे ही इटली में सभी जो उनकी आकांक्षाएं थी उनको वो पूरा कर सकते हैं। अगला पॉइंट है सरकार की अक्रमण्यता की नीति या उपेक्षापूर्ण जो उनकी नीति थी। वो इटली की जो जनता थी वो वर्साय संधि की घोर विरोधी थी, क्योंकि उनकी मांगें इसके द्वारा पूरी नहीं की गई थी। उन्होंने जिन प्रदेशों को प्राप्त करने की आशा की थी उनको वो प्रदेश प्राप्त नहीं हुए थे, जिससे जनता में काफ़ी असंतोष था और तत्कालीन जो सरकार थी उन्होंने भी इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया था, जिससे इटली में समाजवादी दलों को काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा था। 1920 तक आते आते समाजवादियों का प्रभाव काफ़ी बढ़ गया था इटली में। इससे क्या हुआ कि जून 1921 में जियालिटी ने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके फलस्वरूप फासिस्टवादियों को पूरा मौका मिल गया कि वो अपनी शासन सत्ता को वहाँ पर स्थापित कर सकें। इसी दौरान फासिस्टवादियों को मुसोलिनी जैसा नेता मिल गया, जिसने अपने नेतृत्व में इटली में फासीवादी शासन की स्थापना करी, जो 1922 से लेकर 1944 तक सफलतापूर्वक शासन किया और सफलता प्राप्त करी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि फासिस्टवादी विचारधारा क्या थी, फासिस्ट कौन थे। तो हमारे उसमें ये आता है कि इस संगठन में बहुत से लोग थे। जो कौन कौन इसमें हो रहे थे, युद्ध में लड़ चुके सैनिक भी थे, उग्र राष्ट्रवादी भी थे, साम्राज्यवादी भी थे, जो तत्कालीन शासन व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। इसमें कुछ सैन्यवादी विचारधारा के लोग भी थे, जो अपेक्षाकृत बड़ी राजनीतिक सेना और अधिक राजनीतिक प्रभाव चाहते थे। फासिस्टवादी संपत्ति के अधिकारों की रक्षा का, प्रबल राष्ट्रवाद, सैन्यवाद, साम्राज्यवाद का, सभी विरोधियों के दमन का और एक दलीय अधिकारिक तंत्र का पृष्ठपोषक था। इस तरह से फासिस्टवादी विचारधारा में उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग शामिल थे, जो लोकतंत्र के विरोधी थे। अब आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार फासिस्टवादी नेता मुसोलिनी का उदय हुआ और उसने इटली में फासिस्टवादी शासन की स्थापना करी।